एक समय था जब वो एक निंजा हुआ करता था, खतरनाक, बेरहम और अजय। लेकिन जब उसने निंजा लाइफ को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत की, तभी उसकी पूरी दुनिया जल के राख हो गई। अब वो बेरहम कातिल आ चुका है वापस अपने परिवार के हत्यारों से बदला लेने के लिए। ये है एक ऐसे निंजा की कहानी जो अब सिर्फ एक मिशन के ऊपर है, कत्ल और इंतकाम के आग में जलते हुए। स्वागत है आपका ओटाकू वर्स में, जहां मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ निंजा कुमोई की। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो गाने सुन रहा होता है। वो एक बंदे को देखता है जो कि बहुत ही परेशान हो रखा होता है। जैसे ही टनल से वो गाड़ी निकलती है तो देखते वो बंदा गायब। दूसरी तरफ वही बंदा देखने के लिए मिलता है जो ट्रेन के अंदर परेशान था। वो चलता हुआ जा रहा होता है, तभी उसके पीछे काफी सारे बंदे आ जाते हैं जिनका चेहरा हमें देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि वो एक बॉडी सूट के अंदर होते हैं। वो बंदे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो बंदा भी कमाल का फाइटर होता है। सारे बंदों को एक एक को से उड़ा रहा होता है और साथ ही साथ तलवार से चीड़ फाड़ रहा होता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बड़ा खतरनाक सा दिख रहा होता है, और वो आते ही उसका सर अलग कर देता है और उस बंदे को वहीं में मरा हुआ है छोड़ के चला जाता है। तभी सीन बदलता है, हम एक मर्द को देखते हैं जो कि है जॉय लोगन, जो कि एक फार्मर है और वो अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छे तरीके से रहता है। उसका एक बेटा भी है काइल, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश और उसके साथ मजेदारी से खेलता कूदता रहता है और अजीब अजीब बातें करता रहता है। और उसकी एक वाइफ भी है जिसका नाम है सारा लोगन, और ये तीनों के तीनों इस फार्म हाउस के अंदर रहते हैं और यहाँ पर खेती बाड़ी करके अपना जीवन काल बिताते हैं। इधर से हम देखते हैं कि उसकी माँ जो होती है वो कह रही होती है कि खाने खाने के लिए आ जाओ चलो। तो ये लोग अंदर बैठते हैं तो पता क्या चलता है कि न्यूज़ पे ये लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं कि एक बंदे का कत्ल हुआ है जिसमें सर अलग कर दिया गया है। इधर से हम देखते हैं जो काइल होता है वो अजीब सा मॉन्स्टर मास्क पहन के अपने माँ बाप को डरा रहा होता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अब सोने का समय आ चुका है, जाओ सो जाओ। इधर से हम जब वो सो जाता है तब यहाँ पे सारा बोलती है कि ये काम उन्हीं लोगों का हो सकता है। तो इधर से जो जॉय होता है वो कह रहा होता है कि हाँ हो सकता है, इतनी सफाई से तो वो ही लोग कर सकते हैं इस काम को। इधर से हम देखते हैं कि यहाँ पर अच्छे तरीके से इनका जिंदगी बीत रहा होता है, खेल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, अच्छी फैमिली जो लाइफ जीत रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं। और फिर इधर न्यूज़ के बारे में अभी भी वो लोग पता कर रहे होते हैं, पुलिस वगैरह, कि किसने ये काम किया है। लेकिन इधर से जॉय और सारा कह रहे होते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपने बेटे का जन्मदिन बनाना है। वो लोग जन्मदिन बनाने पहुंच जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफी अच्छे तरीके से जन्मदिन मना रहे होते हैं। उसमें केक वगैरह लाया जाता है और साथ में खाते हैं, पीते, गाते, नाचते और इंजॉय करते रहते हैं। इधर से सीन बदलता है, वो वापस घर आ जाते हैं जिसके अंदर जो जॉय होता है वो कह रहा होता है कि तुम दोनों सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही वो सोता है तभी देखने मिलता आवाज आती है, तो वो बाहर देखने जाता है तो भी उसके ऊपर हमला हो जाता है। तो वहीं पे हम वही मार्क्स वाले बंदे देखने के लिए मिलते हैं जो कि स्टार्टिंग में देखने के लिए मिले थे, और वो काफी सारे होते हैं। मगर जो जॉय होता है वो सिंगल हैंडल सारे बंदों को ढागू से दहलात बजा बजा के मारता रहता है। और जैसे ही वो ऊपर आने वाला होता है तो कुछ बंदे जो होते हैं उसके ऊपर कट लगा देते हैं और उसके चोट पहुंचा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोल के सारे बंदों को पीट पाट के अंदर की तरफ आता है, देखने के लिए क्या मिलता है कि वही बंदा जिसने सर उड़ाया था उसकी बीबी और बच्चे को मार के उन दोनों के गले के अंदर अपनी तलवार को घुसेड़ के उन दोनों को खत्म कर देता है। जॉय जो होता है वो बचाने के लिए भाग ही रहा होता है, जैसे वो भागता पीछे से उसके अंदर तलवार घुसेड़ दी जाती है और जैसे वो आगे की तरफ जाता है तो उसके गले के अंदर कीले घुसेड़ दी जाती हैं। मतलब बहुत ही ब्रूटल तरीके से पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जाता है। और वो बंदा कह रहा होता है कि बॉस काम हो चुका है। सीन बदलता हम देखते हैं जॉय जो कि डेड रूम में होता है, लेकिन अचानक से वो उठ जाता है। सब लोगों को लगा था ये मर गया है, लेकिन वो जिंदा होता है और वो याद कर रहा होता है कि उसके बीबी और बेटे को कैसे मारा गया है। तभी अचानक से वो फिर बेहोश हो जाता है जमीन में गिर के। सीन आँख खुलती है उसके हॉस्पिटल के अंदर, जिसके अंदर जो डॉक्टर होता है वो कह रहा होता है कि तुम बच गए, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमें तो लगा था तुम मर गए, लेकिन 24 घंटे बाद तुम वापस जी गए, बहुत अजीब सी बात है। तब तक हम देखते हैं कि डिटेक्टिव वगैरह सभी यहाँ पर आ जाते हैं जो कि FBI से हैं, और वो कह रहे होते हैं कि मेरा नाम है मॉरिस, तुम्हारे साथ क्या घटना घटी है तुम बता सकते हो। तो इधर से जो जॉय होता है वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता, तो वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ऊपर अभी क्या बीत रही है, तो मैं बाद में बात करता हूँ, मेरा नाम है माइक मॉरिस, और अपना कार्ड वहां रख के चला जाता है। हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो उसके ऊपर नजर रखी हुई है, जो कि माइक मॉरिस की असिस्टेंट होती है। वो कह रहा होता है उधर से कॉल पे कि इस बंदे के ऊपर ध्यान रखियो, हमने पता किया था कि ये 24 घंटे पहले मर चुका है लेकिन ये अभी तक जिंदा है। और इधर से जो जॉय होता है वो सब याद कर रहा होता है किस तरीके से उसकी बीबी को मारा गया था। तभी वो अपने हाथ में से कोई कील निकालता है और हम देखते हैं उसका हाथ टेढ़ा मेढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तभी वहां पर वो वापस आ जाते हैं बंदे जिन्होंने स्टार्टिंग में उसे मारा था, और इस बार तो वो बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा होता है। इधर से जो ये लड़की होती है ये भी देख रही होती है कि किस तरीके से फाइट कर रहे हैं। उधर से माइक कह रहा होता है एमा एमा, तो हमें पता चलता है इसका नाम एमा है। तो वो कह रही होती है कि यहाँ पर बहुत ही ब्रूटल फाइट चल रही है, जिसके अंदर हम देखते हैं जॉय जो होता है वो कत्ले आम मचा रहा भाई, लिटरली बहुत ही बुरी तरीके से। इतना ब्रूटल एनिमे मैंने लास्ट डोरोडो देखा था, और उस बंदे ने भाई इतने सारे बंदे मार दिए होते अनगिनत। और फिर जब वो लिफ्ट में घुसता है तो लिफ्ट में भी बहुत सारे बंदे घुस जाते हैं, तो भाई लिफ्ट के अंदर भी 25-30 बंदों को निपटा देता है। इधर से माइक आकर जब देखता है तो वहां पर लाशें लाशें पड़ी होती है, जो कि गले कटे, हाथ पैर कटे पड़े हैं।
इधर से जॉय जो होता है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। फिर वो उस बंदे के सामने आ जाता है जिसने उसकी बीबी को मारा होता है, और जॉय जो होता है उसके ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है और उसके ऊपर भाई तलवार घुसेड़ते चला जाता है। लेकिन वो अचानक से एक गले का पट्टा बांध देता है इसके अंदर। लेकिन जब जॉय जो होता है वो गले का पट्टा तोड़ता है और कहता है कि अब तेरा मौत का समय आ चुका है, और उसको गला काट के खत्म कर देता है। फिर वो अपनी बीबी और बच्चे के पास जाता है जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अब मुझे वापस अपनी असली पहचान में आना होगा, और वो अपना चेहरा हटाता जो कि होता है ही गॉन, और वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना काइल और सारा, मैंने तुम्हारे साथ काफी अच्छा समय बिताया। और फिर वो सारी यादों को अपनी याद कर रहा होता है, और फिर वो चलते चलते जाता है और अपने घर को आग लगा देता है बुरी तरीके से, और चलते चलते वो एक मार्क्स पहनता है जो कि डेविलिश मार्क्स है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि एक बहुत सारी सेना खड़ी होती है जिसके अंदर बताया जा रहा था कि निंजा कभी डरता नहीं, निंजा कभी रुकता नहीं, निंजा का काम है कत्ल कर देना, वो इमोशन के साथ नहीं रहता, निंजा का काम है हर एक परेशानी को बीच में से हटा देना। तभी वो अपनी बीबी का मरा हुआ चेहरा देखता है तो पता चलता है जो हीगान होता है वो ये सारे सपने देख रहा होता है, और वो जमीन में पड़ा होता है बहुत बुरी तरीके से। तब तक एक बुढ़ा उसके पास चलता हुआ आ रहा होता है। तभी वो कहता है कि मैंने तुझे देखा बहुत बुरी हालत में, तो मैंने तेरा इलाज कर दिया। तो वो कह रहा था अच्छा ऐसी बात है। फिर हमें पता जा रहा होता है कि वो बहुत बुरी हालत में था, जिसके अंदर उसका हाथ बिल्कुल खराब हो चुका था, कमर भी बिल्कुल टूटी पड़ी थी, पसलियां हड्डियां सब चटक गई थी उसकी। तो उसने पूरी रात बैठ कर उसका इलाज किया। फिर जो हीगान होता है उसको होश आता है तो वो याद कर रहा होता है किस तरीके से उसे माइक ने कार्ड दिया था। तो वो कार्ड देखता है तभी वो उस बंदे को पकड़ के लेकर आया होता है जिसने उसकी बीबी को मारा होता है। वो कहता है कि मुझे पता किसने तुझे ये करने के लिए बोला था। तो वो कहता है कि एक निंजा कभी राज नहीं खोलता। तो भाई वो बस आता है चक्कू 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 खून खून करके छोड़ के चला जाता है, उल्टा लटका रखा है। अगला दिन आता है फिर चक्कू 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 खून। भाई वो कुछ नहीं बोलता कि तुझे क्या बताना क्या नहीं, वो बस बंदे को टॉर्चर करने पे लगा हुआ है। फिर वो कहता है कि मैं नहीं बताने वाला। तो वो कहता है कि अच्छा। तभी उसके ऊपर कुछ पानी फेंकता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो होता है तेजाब और पेट्रोल। वो कहता है कि अब तेरा समय आ चुका है, और माचिस से जला के राख कर देता है उस बंदे को। इधर से सीन आता है माइक की तरफ जिसके अंदर जो माइक होता है वो कह रहा होता है कि इतने सारे लोग मरे, इतना सारा खून खराब हुआ, एमा तुझे कुछ नहीं पता। तो एमा जो होती है वो बता रही होती है कि मैंने उसके चेहरे को सब लोगों के चेहरे मिला के देखा, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा उसके बारे में कुछ भी। इधर से सीन आता है फिर से हिगान की तरफ जिसके अंदर वो बाइक वाइक लेके निकल चुका होता है अगले मिशन की तरफ। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है तो वो याद कर रहा होता है कि निंजा किस तरीके से बना जाता है, मुझे उस जगह पर वापस जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ है। तब तक वो एक बार के अंदर आ जाता है जहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि वहाँ पर सब लोगों को धमका रहे होते हैं, खास ही साथ इसी को भी धमका रहे होते हैं। लेकिन तभी वो एक दो झपट मारता है और सारे बंदों को बेहोश कर देता है वहाँ पर। और फिर यहाँ पर जब पुलिस हो जाती है तो माइक को वो कहता है कि अब तेरी बारी। इधर से कॉल करता है वो माइक के पास, और माइक से बात करके बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरा नाम है डकी। तो कहता है डकी असली नाम बता। तो कहता है असली नाम नहीं बता सकता। तो एमा जो होती है उसके कॉल को वो कर रही होती है ट्रैक, लेकिन वो फोन तोड़ तोड़ के बातें कर रहा होता है। भाई इतने सारे फोन कहाँ से लेकर आया ये। तो वो कह रहा होता है कि मैं तुझसे मिलने के लिए तैयार हूँ, तो आजा आप, एक शॉप है वहाँ पर मिलेंगे। तो इधर से ये भी तैयार हो चुका होता है। हम देखते हैं हिगान जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है, और वो देख रहा होता है कि माइक के सारी पोजीशन को ट्रैक करते हुए वो पहुंच चुका होता है उस जगह पर जहाँ पर वो दुकान है जहाँ पर हिगान उसे मिलने जाना है माइक से। माइक वहाँ पर पहले से बैठा होता है। हिगान जो होता है वो चला जाता है और वो कहता है कि तूने मुझे ये दिया था। तो वो कहता है कि तूने कैसे, मैंने तो जॉय को दिया था। तो वो कहता है कि मैं ही वो हूँ। तो कहता है चेहरा तो तेरा बदल चुका है, तू चेहरे पे तो कुछ और लग रहा है। तो कहता है कि हाँ वो मेरी फेक आइडेंटिटी थी। तो वो कहता है अच्छा। तब तक एक ऑर्डर लेने वाला बंदा आ जाता है तो ऑर्डर लेके चला जाता है। हिगान देखता है उसको और इग्नोर कर देता है। फिर दो बंदे आते हैं, तीन बंदे आते हैं, फिर अचानक से इन लोगों के ऊपर अटैक होता है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक बंदा उनके ऊपर शूटिंग कर रहा होता है, लेकिन जो हिगान होता है वो भाई बंदों को लात घूसे मार के उड़ा रहा होता है। लेकिन जो सामने वाले बंदे हैं ये भी काफी अच्छे तरीके के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी रॉब साइतर का, जिसके अंदर जो हमारा पुलिस वाला है भाई उसकी तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी हमारा हिगान जो होता है वो किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके 4-5 हाथ और आ जाते हैं। वो सारे हाथों का मिलकर इस्तेमाल करके बंदे को उड़ा उड़ा के फाड़ फाड़ के बीच में से चीड़ फूट के हाथ पाथ काट फूट के गले वाले काट फूट के लटका देता और फेंक देता साइड में। इधर से वो कहता है कि देखो मेरा चेहरा, वो चेहरा बदल के दिखाता है जॉय वाला, लेकिन अभी वो हिगान है। इधर से वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। तब तक कुछ 5-6 बंदे आ जाते हैं बाहर की तरफ और वो रॉकेट लॉन्चर लेके वहां से लॉन्च कर देते हैं, लेकिन हिगान और माइक जो होते हैं वो फिर भी बच जाते हैं। और इधर से हिगान जो होता है वो कहता है कि माइक मैं तेरे से फिर से मिलूंगा। और इधर से हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है, यंग लड़का है जो, और एक बूढ़ा बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा होता है कि काम हुआ या नहीं। इधर से फिर सीन बदलता हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो विश कर रहा होता है कि वो मरे नहीं क्योंकि उसके ऊपर अटैक हो रहे होते हैं। तभी उसकी गाड़ी के ऊपर बहुत ही बुरी अटैक हो रहे होते हैं और वहां पर एक बंदा आता है जो कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से बंदे को कत्ल करता है और जला के राख कर देता है। तभी हम फिर से उस बंदे को देखते हैं जो कि चलता हुआ जा रहा होता है और हमें वही बुड्ढा देखने के लिए मिलता है जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि काम हुआ कि नहीं। वो बंदा उससे बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे निंजा काफी कमाल के होते हैं, लेकिन उसको मारने का मजा तो मैं ही लूंगा। मैंने अभी एक कत्ल करके आया है, देखो जाके। और भाई हमें देखने के लिए मिलता है बहुत ही ब्रूटल किया होता है उसने।
तो वो कह रहा होता कि अच्छा तुम्हारा दूसरा बंदा कहाँ है जो कि नाम से फेमस है रिपर। तो वो कहता कि वो अपने काम में लगा हुआ है। तो वो कहता कि मैं दोनों का खत्म करूंगा। इधर से सीन बदलता है, हम एक बंदे को देखते हैं जो कि मार्क्स में होता है और उसके सामने एक और बंदा आ जाता है जो कि लंबे बाल वाला होता है। जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि आज तेरा समय बहुत खराब आया है कि तू मेरे से टकराया है। तो इधर से मार्क्स वाला लड़का होता है लंबे बाल वाला, वो कुछ भी नहीं कह रहा होता। तो वो कह रहा होता कि अब आ जा। और जैसे ही हमला होता हम देखते हैं वो सीक्रेट आर्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें पता नहीं सीक्रेट आर्ट होता क्या है इसके अंदर। शायद हीगान ने जो 4-5 हाथ बनाए थे वो थे। लेकिन तभी वो हमला करता है तो हमें पता क्या चलता है कि जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो ऑन द स्पॉट मर भी चुका होता है, और जो रिपर की बात हो रही थी वो ये लंबे बाल वाला मार्क्स वाला लड़का है। अब पलक झपकते मारते हुए तो बड़ा खतरनाक है। इधर से हम देखते हैं जो माइक होता है वो सारे FBI से बात कर रहा होता है कि किस तरीके से कोर्ट केस और ये जो केस चल रहा है इसको मैनेज किया जा रहा है। लेकिन सारे लोग बोल रहे होते हैं कि इसको तो टालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ पर क्या चल रहा है। इधर से पता चलता है माइक और हीगान ने अब साझेदारी बना ली है, जिसके अंदर जो हीगान है वो एक रिमोट एरिया में जाके वहाँ पर काम वाम कर रहा होता है, सारी चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल कर रहा होता है। वहाँ पर माइक भी आ जाता है तो वो कहता है कि अब हम दोनों साथ में काम करेंगे। बेशक तू मेरे लिए क्रिमिनल है लेकिन अभी मुझे तेरी ज़रूरत है तो मैं तेरे साथ काम करूँगा। इधर से हीगान कहता है कि जैसा तेरा दिल चाहे वैसा कर। तो इधर से वो कह रहा होता है कि वैसे मुझे इस काम से हटाया जा रहा है, तुझे पता है हीगान? तो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुझे काम करना है तो तू कर सकता है, अदरवाइज भाड़ में जा। तो वो कहता है कि तू तो बड़ा बुरा आदमी है, चल साथ में काम करते हैं। इधर से इन दोनों ने साठ गांठ कर ली होती है और ये लोग पहुंच चुके होते हैं एमा के पास। इधर से एमा जो होती है वो बात कर रही होती है, इधर से हीगान जो होता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है, जिसकी वजह से एमा जो होती है वो उससे काफ़ी इंप्रेस हो चुकी होती है। वो कह रही होती है कि मैं कमाल किया करूँ, एक बार मेरी गाड़ी में तो बैठ। तो कहती है तेरे पास लैपटॉप वगैरह इलाका कहाँ है? तो कहता है गाड़ी में तो बैठो बेबी। जैसे वो गाड़ी में बैठते तो हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी गाड़ी ही उसकी पूरा का पूरा हैकिंग एरिया भाई, उसका पूरा का पूरा लाइब्रेरी उसके अंदर है। और वो बात कर रही होती है उस बंदे के बारे में जो कि हमें स्टार्टिंग में देखा था, जिसका नाम होता है उज़ा, और ये एकेडमी का बंदा है जिसका नाम है असली जोसेफ। और जो ये इसकी एकेडमी है या कंपनी बोल लो, ये पूरी दुनिया में पावर सप्लाई करती है और एक खतरनाक गेयर्स बना रही होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और फाइटिंग वाली मशीनें होती हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि ये बंदा जो है वो पूरी दुनिया को साइंस की मदद से ऊपर ले जाना चाहता है। इसको देख के मुझे एलन मस्क की याद आ रही है। इधर से हम लोग देखने के लिए मिलता है कि जो जोसेफ होता है वो जाता है उस बंदे के पास जिसने बोला था काम हुआ कि नहीं, और हमें पता क्या चलता है कि इसका नाम है यामाजी और इसको सब लोग कहते हैं मास्टर यामाजी। इधर से जो एमा होती है वो और भी ज़्यादा सीक्रेट्स निकालने की कोशिश कर रही होती है, जांचने की कोशिश कर रही होती है, और वो गाड़ी भी चल रही होती है ऑटो पायलट पे, काफ़ी अच्छी टेक्निक है। लेकिन तभी उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हो जाता है। इधर से माइक जो होता है वो फायर पर फायर कर रहा होता है, लेकिन इधर से केवल हीगान ही है जो पहचान पाता है कि वो बंदा कहाँ पर है। हीगान जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, गाड़ी जो होती है वो पलट जाती है। इधर से माइक को कहा जा रहा था तू पे ही चढ़ जा। हीगान जो होता है हेड टू हेड बैटल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो सामने वाला वॉरियर है वो भी कम नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है। और हमें पता क्या चलता है कि हीगान और ये फाइट जो होती है इसको मॉनिटर कर रहा है वही बंदा जो कि स्टार्टिंग में बंदे को राख किया था जला के, जिसका नाम होता है द लिल असेशियन। और वो कह रहा होता है कि हीगान तू तो मेरा काफ़ी अच्छा खाना बनेगा। और हीगान जो होता है इधर से अपनी बाइक लेके निकल जाता है, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर माइक को चोट पहुंची होती है। और तभी जैसे ही वो लेके निकलता है तभी उसकी कॉल पे कॉल आती है और वो कह रहा होता है उधर से कि मेरे बेटे तेरा मौत का समय पूरा हो चुका है, तेरी मम्मी को मैं लेके भाग जाऊंगा। भाई वो गंदा आदमी बढ़ा ले तो। इधर से हीगान जो होता है वो बाइक लेके निकल चुका होता है। इधर से जो माइक होता है उसको कॉल आए होते हैं काफ़ी सारे जब वो काम कर रहा था, और पता क्या चलता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी समय जो उसका बेटा था उसकी भी मौत हो चुकी है, और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है और उसकी बीवी उसे छोड़ के जा चुकी है। लेकिन वो फिर भी हीगान के साथ काम करना नहीं छोड़ता और एमा के साथ भी काम करना नहीं छोड़ता। इधर से हीगान जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ ये मास्टर यामाजी जो है वो करवा रहे हैं, वो मुझे मेरे उस कर्मों की सज़ा देना चाहते हैं जो कि मैंने तोड़े हैं, मैंने रूल्स तोड़े हैं। तो कहता कि अच्छा ऐसी बात है। तब तक सीन बदलता, हम जोसेफ को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में आके खड़ा होता है, जिसके अंदर हम लिल को भी देखते हैं। इधर से एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम है डेली, और इधर से हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम है बिग डी। और सारे के सारे बंदे जो होते बात कर रहे होते और कह रहे होते कि अब वो मेरा खाना बनने वाला है। मास्टर यामाजी जो होते वो कह रहे होते कि ज़रूर तेरा खाना बनेगा, लेकिन तेरी मौत का भी बन सकता है वो। और पता क्या चलता है कि जोसेफ और मास्टर यामाजी जो है वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर जो मास्टर यामाजी है वही निंजा अकेडमी के लीडर हैं, और उन्होंने जोसेफ के साथ मिलकर साठगांठ कर लिया है। इधर से हमें बताया जा रहा होता है कि कुछ बहुत ही कमाल के निंजा हैं जो कि हर एक काम कर सकते हैं, वो केवल 3 निंजा हैं। और हमें पता चलता है कि 3 बंदों के नाम लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर हम हीगान को देखते हैं, सारा को देखते हैं, और हम देखते हैं रिपर को, मतलब रिपर इनका फ्रेंड है। इधर से ये लोग जो होते हैं वो साथ बैठ के सारे काम करते हैं, साथ बैठ के ही रहते हैं और साथ में ही अपना चकना बकना चबाते हैं। इधर से वो लोग साथ भी रहते हैं और इनको बोला गया होता है कि किसी भी तरीके की रहम किसी के ऊपर भी नहीं, अगर मारना है तो मारो,
बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, औरत हो, आदमी हो, बस खत्म कर डालो। तो ये लोग इसी तरीके के असैसिन होते हैं और ये लोग कर भी रहे होते हैं। लेकिन एक मिशन के दौरान में जो सारा होती है उसे गोली लग जाती है, जिसकी वजह से जो हिगान होता है उसको लेके कूद चुका होता है और रूल को ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करने की वजह से वो उसको लेके चला जाता है, जिसकी वजह से जो सारा होती है वो अपनी जान लेने पर उतार हो जाती है। लेकिन हिगान जो होता है वो उसको मना करता है और कहता है कि नहीं, तुझे ये नहीं करना, मैं तेरे साथ हूँ। और वो किस करते हैं और फिर उनका बच्चा होने स्टार्ट हो जाता है, समझ जाओ तुम। इधर से जो रिपर होता है वो कह रहा होता है कि हिगान तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। इधर से माइक जो होता है वो बात कर रहा होता है एमा से और कह रहा होता है कि जल्दी जल्द आ मुझे लेने के लिए। इधर से एमा और ये दोनों ट्रैवल करके जा रहे होते हैं मीटिंग करने के लिए। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सिटी के अंदर, मतलब जो ऊर्जा वाली एकेडमी का है, उसके अंदर घुसने के लिए और निकलने के लिए भाई पूरा का पूरा प्रोटोकॉल होना चाहिए, पूरा का पूरा लाइसेंस होना चाहिए, तभी बंदे अंदर घुस सकते हैं और निकल सकते हैं। इधर से वो कह रहा होता है कि हम लोग बाहर में काफ़ी दिनों बाद आए ना, मेरा एक फ्रेंड है जो कि हमारी मदद कर सकता है, वो भी हैकर है, तो एमा तुझे उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इधर से वो कह रही होती है कि अच्छा बॉस चलते हैं तो बाद, तो कहते हैं गाड़ी मैं चलाऊंगा, तो कहती नहीं आपको बहुत चढ़ गई है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। इधर से सीन आता है हिगान की तरफ, जिसके अंदर हिगान जो होता है वो एक स्पाई मिशन करने के लिए निकल चुका होता है, क्योंकि जो कॉल आई थी उसके अंदर बोला जा रहा था कि तू यहाँ पर आजा, तुझे यहाँ से कुछ सबूत मिल जाएंगे। हमें देखने मिलता है कि वो सारे बंदों को चकमा देते हुए निकल रहा होता है और भाई बहुत ही अच्छे तरीके से निकल रहा होता है। लेकिन निकलते निकलते ही तभी हमें देखने मिलता है कि जो लेजर लाइट होती है वहाँ पर वैसे निकलता है तो पसीना उसका गिर जाता है लेजर लाइट पर, तभी रेड रेड हो जाता है, सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, वो सारे बंदों से बच बचा के भागता है और वो बस आखिरी रिडल को पार करने ही वाला होता है, तभी सामने वो देखता है कि रिपर खड़ा है और जैसे ही वो रिपर को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। इधर से माइक जो होता है वो कॉल लगा रहा होता है हिगान को, लेकिन हिगान को कॉल नहीं लग रही होती है। तब फिर वो दोस्त को कॉल लगाता है, तो जैसे ही वो दोस्त को कॉल लगाता है तो उससे मिल भी लेता है और बातचीत भी करता है और उसका दोस्त जो होता है वो हैकर वाला उसको मिल जाता है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे विलन जो होते हैं वो मीटिंग कर रहे होते हैं और इन लोगों ने मिलकर हिगान को फंसाने की कोशिश की थी कि वो रिपर के साथ उलझे और उससे हार जाए। लेकिन इधर से जो हिगान होता है वो रिपर को धोखा देके वहां से निकल जाता है और उसको बेवकूफ़ बना देता है। इधर से माइक जो होता है वो अपने हैकर दोस्त से मिलता है और वो कह रहा होता है कि हम लोगों को सिक्योरिटी के अंदर घुसना होगा, ऊर्जा के कंपनी को तहस नहस करना होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, मेरे भाई तू मेरे साथ है कि नहीं। तो वो कहता है कि पहले तो वो सोचता है काफ़ी देर तक, लेकिन वो कहता है कि चलो ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं हिगान जो होता है वो अभी भी बंदों को कत्लेआम मचा रहा होता है और धैड़ धैड़ बजाए रहा होता है, इधर से उधर काट पीट रहा होता है, क्योंकि इधर से रिपर ने चेतावनी दी थी उसे कि ऊपर आ जा लड़ाई के लिए। इधर से माइक और जोसन जो होते हैं वो अभी भी कोशिश कर रहे होते हैं उसको हैक करने की। इधर से जोसन लगातार हैकिंग पे हैकिंग करे जा रहा होता है, लेकिन एक्सेस जो होता है वो डिनाई पे डिनाई चल रहा होता है। इधर से माइक को समझ में नहीं आ रहा होता और इधर से वो लोग फोकस करते हैं जब एक्सेस कर रहे होते हैं एक लिस्ट के ऊपर जो कि होती है एमा, और जो इनके साथ काम कर रही थी वही एमा इन लोगों के खिलाफ भी काम कर रही थी। इधर से माइक का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, हमें देखने मिलता है कि मिलिट्री इन्वेड भी हो जाता है इनके ऊपर, वहाँ से बच बचा के भाग रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं किसी भी तरीके से मिलिट्री के हाथ ना लगे। और इधर से ऊर्जा की जो मिलिट्री थी वो बहुत ही खतरनाक तरीके से इनके पीछे पड़ी होती है। इधर से माइक जो होता है कुछ गाड़ियों को पलटा तो देता है शूटिंग करके, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी का बैलेंस बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाता है। इधर से हिगान जो होता है वो बंदों को चीरता फाड़ता हुआ काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है। और जैसे ही वो टॉप पे पहुंचता है यहाँ पर सोचता सब लोगों को खत्म करने के लिए, तब तक पीछे लिली आ जाता है और लिली के साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक लेडी भी आई होती है और यहाँ पर काफ़ी सारे रोबोटिक वॉरियर्स आ चुके होते हैं, जो कि हमें पता चलता है कि ये होते हैं गियर्स। इधर से हिगान जो होता है वो फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो हिगान की टेक्निक्स है वो काफ़ी ओल्ड फैशन हो जाती है, इसके सामने हिगान अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर पाता होता। वो कोशिश भी करता है, अपने आर्ट्स का भी इस्तेमाल करता है जो सीक्रेट आर्ट है, और उसका जो हाथ ट्विस्ट विस्ट हो जाता है बहुत तेज़ी से हमला करता है वो सब भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो चारों पांचों गियर्स होते हैं वो मिलकर उसको आराम से निपटा देते हैं। तब तक वो पीठ पाट कर उसको साइड में फेंक देते हैं, तब तक यहाँ पर रिपर आ जाता है और कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। और भाई वो बजाना स्टार्ट करता है दहला दहगू से दहला दहगू से दहला दहगू से, और मार मार के उसको ज़मीन में गाड़ देता है और फिर कहता है कि अब तेरा सर अलग किया जाएगा। और जैसे ही सर अलग किया जाने वाला ही होता है तब तक हम लोग देखते हैं कि जो लेडी रोबोट होती है गियर, वो अचानक से एक्शन करती है और वहाँ पर सारे बंदों के ऊपर बम बारूद फेंकना स्टार्ट कर देती है और हिगान को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही वहाँ से वो निकलती है, इधर से रिपर जो होता है वो कहता है कि तू बिच। इधर से वो लिली भी कह रहा होता है कि तेरी मम्मी को तो आज मैं रुला के मानूंगा। भाई बड़ा बड़ा आदमी है। इधर से पता चलता है कि जो एमा होती है वो डबल एजेंट का काम कर रही है, मतलब कि वो ऊर्जा के अंदर भी रह के भी काम कर रही है और FBI के अंदर रह के भी काम कर रही है। लेकिन अब उन लोगों को पता चल गया है कि ये ऊर्जा जो है हमें धोखा दे चुकी है, तो अभी यहाँ पर ये जान बचा चुकी होती है हिगान की। हिगान जो होता है वो पानी के अंदर होता है, हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर वाले पानी के अंदर, वहाँ पर उसको ठीक किया जा रहा होता है। इधर से वो कह रही होती है कि मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले हिगान। लेकिन जैसे हिगान वो सब देखता है और वो कह रहा होता है कि तूने मुझे क्यों बचाया,
तो वो कहती है कि इसके पीछे कुछ और वजह है, मैं तुझे बाद में जब बताऊंगी। इतने में हम लोग देखते हैं कि यामाची जो होता है वो कह रहा होता है कि ये जो एक्शन हुआ है और हमारे को इन्वेड करने की भी कोशिश की गई है। इधर से लिली जो होता है वो कह रहा होता है कि उस लड़की का तो मैं काम तमाम करके रखूँगा अब। इधर से यामाची जो होता है वो ऑर्डर दे देता है सारे बंदों को कि इन लोगों का बैंड बजाया जाए। इधर से हम लोग देखते हैं कि माइक और जैसन जो होते हैं वो एक होटल में आ चुके थे, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी पलटी थी। यहाँ पर इन लोगों की बैंड बज चुकी है, फोन वोन सब टूट चुका है, इनका सिग्नल विग्नल सब खत्म हो चुका है। और वो कह रहा होता है कि मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा और एम्मा के बारे में मुझे अभी जानना है। इधर से हम देखते हैं जो एम्मा होती है वो सो रही होती है, जग रही होती है, सो रही होती है, जग रही होती है, और इधर से वो सूट को भी तैयार कर रही होती है। वो याद कर रहा होता है अपने सपनों के अंदर अपनी बीबी को और अपने बेटे को। और इधर से पता चलता है कि सारा का भी असली नाम ये नहीं है, इसका नाम असली नाम है मे। इधर से यामाची जो होता है वो कह रहा होता है बिग डी, क्या तेरे बाल बाल कट चुके हैं तो अब क्या तू अपने मिशन पर जाना चाहेगा? तो वो कहता है कि बिल्कुल। और इधर से हम लोग देखते हैं कि एक सूट जो होता है वो तैयार किया जा रहा होता है और फिर एम्मा उसके पास आती है। तो वो कहता है कि तूने मुझे क्यों बचाया? तो वो कहते हैं क्योंकि मैंने को बचाना था तेरे को, और तुझे मैं एक बात बताना चाहती हूँ। तो कहते हैं क्या? कि तेरी बीबी बच्चों को मारने के लिए जब उस दिन लोग आए थे उनमें से एक मैं भी थी। तो वो एकदम टूट पड़ता है, वो कहता है कि तूने मेरे को क्यों बचाया, मेरे बीबी बच्चों को क्यों नहीं बचाया? तो वो भाई उधर से जवाब नहीं दे रही होती, तभी अचानक से वहाँ पर बहुत तेज सुरंग में आवाज़ होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिल होता है वो आ चुका होता है उनकी जगह पर, लेकिन पता क्या चलता है कि वहाँ पर नहीं आया होता, उसने एक्सप्लोजन लगाया होता है दूसरी तरफ की तरफ। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा बिच तो काफ़ी कमाल की हो रही है। इधर से एमा जो होती है वो कह रही होती है कि हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा, और ऑटो ड्राइव पे लगा रखे होता है उन्होंने एक ट्रक को। और यहाँ पर तभी पता चल जाता है कि एक ही ट्रक है जो 48 घंटे से लगातार चलता जा रहा है। तभी यहाँ पर लिली भी आ जाता है और उसके ट्रक को पलटा देता है। और जैसे ही पलटाता तो एमा उसके बाहर आ जाती है, क्योंकि अभी तक हीगान ठीक नहीं हुआ है। और इधर से जैसन और माइक जो होते हैं वो कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं एमा को, लेकिन एमा का कॉल नहीं लग रहा क्योंकि वो फाइट में अंदर बिजी है। इधर से लीला की और एमा की फाइट चालू हो चुकी होती है, जिसके अंदर बहुत ही ब्रूटल फाइट चल रही होती है। एमा पहले थोड़ी बहुत उसके ऊपर अपर हैंड रख ली होती है, लेकिन इधर से लीला जो होता है वो बाद में बम बारूद फेंकना स्टार्ट कर देता, ब्लास्ट वालास्ट करना स्टार्ट कर देता। और ये बंदा काफी कमाल का फाइटर है, मानना पड़ेगा, इसका दिमाग काफी तेज है। असेशन इसी बात का तो है वो। और वो फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इनके जो गियर्स है इनको चार्ज होने की भी जरूरत पड़ रही होती है। तो जैसे ही वो चार्ज करने की जरूरत होती है और वो जाते हैं चार्जिंग पोर्ट की तरफ, वो एमा के चार्जिंग पोर्ट को जला के राख कर देता और खुद चार्ज होता। और फिर इधर से एमा को पता चल चुका है कि उसकी बैटरी 0 हो चुकी है, तो अब वो मौत के मुंह में जा चुकी है। तो जैसे ही वो मौत के मुंह में जाती है तब तो वो कह रही होती है कि तेरे तक ये बात नहीं पहुंचने वाली, लेकिन मैंने तेरी बेबी को इसलिए बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मेरे आने से पहले ही वो मर चुकी थी, और मैंने तेरी बीबी से वादा किया था तेरे को बचाने का, इसलिए मैंने तुझे बचाया। तभी हम देखते हैं कि एकदम एक बहुत बड़ा आग का गोला जलता ब्लास्ट होता है और एक खतरनाक डीमन चेहरा हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमें पता क्या चलता है कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो इनको मॉनिटर कर रहे हैं। और इधर से अब हीगान को भी उसका गियर मिल चुका है, जो कि काफी ज्यादा ओपी है, रेड कलर का आग जलता हुआ भाई डीमन टाइप का है। इधर से लिल कह रहा होता है कि तू तो कुछ भी नहीं कर पाएगा सन ऑफ द बिच। इधर से भाई वो फाइट करने में लगा होता है। इधर से भाई हीगान जो होता है वो उसको चीड़ फाड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो निंजा टेक्निक्स को भी जानता है और साथ ही साथ गियर जो होती है उसकी एबिलिटीज को एनहेंस कर रही है। भाई वो अपनी तलवारों से निकाल के काटना पीटना स्टार्ट कर देता है और आखिर में उसके कब्ज वब्ज को तोड़ बूड़ के उसके सीने वीने में और कमर वमर में सब में चक्कू वक्कू बड़ा बूढ़ू के उसको वहीं पर लटका देता है। इतने में वो कह रहा होता है कि तू मुझे मारना चाहता है, नहीं मार पाएगा तू। तो कहता है कि अभी तुझे दिखाता हूँ मैं तुझे मौत क्या होती है। और उस लिल को वो 2 हिस्सों में चीड़ के रख देता है और उसका सर काट के जला के उसको वापस भेज देता है यामाची के पास। इधर से जोसेफ कह रहा होता है ये तो कमाल की चीज है भाई, बंदा तो काफी ताकतवर है, मगर मेरी टेक्नोलॉजी के सामने कुछ भी नहीं है। यामाची वहां से चला जाता है। इधर से एमा और वो बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब रिपर तेरे ऊपर सब कुछ है। इधर से वो रिपर जो होता है वो कह रहा होता है कि जी मालिक, हीगान अब मेरा है। हीगान और एमा जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर एमा जो होती है वो सारी चीजें बता रही होती है कि मैं भी तेरी तरह एक निंजा हूँ, मैं भी एशिशियन हूँ, मैं भी एक निंजा हूँ तेरी तरह। तेरी बीबी मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करती थी, हम लोग साथ में ट्रेन करते थे, उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया और मैं उनके साथ असिस्ट करने लगी उनको साथ, और यहाँ पर फाइट वाइट करनी स्टार्ट कर दी। जब मैं छोटी थी तो मेरा चेहरा जल चुका था, जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले भी मुझे छोड़ के चले गए थे, लेकिन तुम्हारी बीबी जो मैं है उसी ने मुझे एक्सेप्ट किया, इस वजह से मैं उससे प्यार करती हूँ। और मैंने उससे वादा लिया था एक टाइम पे कि मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें और तुम्हारी परिवार वालों को बचा के रहूँगी, लेकिन मैं जब तुम्हारे वहाँ पर पहुँची तो मैं तुम्हारे परिवार को तो नहीं बचा पाई, लेकिन मैंने तुम्हें देखा जिंदा तो मैंने तुम्हें बचा लिया। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है? तो कहते कि हाँ यही बात है कि मैंने तुम्हें बचा के रखा, और जब तुम चले गए थे तो काफ़ी सारे रूल्स ब्रेक हुए थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने मेज़ को नफरत नहीं की, क्योंकि एक निंजा दूसरे निंजा से इमोशनली अटैच नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारी बीबी से अटैच थी। तब उसने मुझे बताया था कि वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाली है, एक नई ज़िंदगी के साथ, मतलब कि बेबी के साथ। तो मेरे को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, जब उसने मुझे बताया तब मुझे समझ में आया। लेकिन जब तुम वहाँ पर हमारे साथ थे तो आपको पता था कि वहाँ पर क्या हुआ, सिविल वॉर हुई, जिसके अंदर यामाची ने फोर्सफुली पावर को ऑब्टेन कर लिया
और सारे हमारे लीडर्स को ख़त्म कर दिया। इस वजह से सारा ने अपना चेहरा बदल लिया और वहाँ से निकल गई। जब वो जा रही थी तो मैं उसे आखिरी बार कत्ल करने के लिए आई थी, क्योंकि मैं रूल ब्रेकर्स को माफ़ नहीं करती। लेकिन जब मैंने उससे फाइट की तो उसने मुझे मारने के चक्कर में मुझे छोड़ दिया, और मैंने उसे मारना चाहा लेकिन मैं मार नहीं पाई। तो ये भी रूल ब्रेक हुआ, तो मैं अपनी जान लेने लगी, लेकिन उसने उस चीज़ को भी रोक दिया। तो मुझे और प्यार हो गया और फाइनली मैं उसके गुलाम हो गई। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो जूसफ होता है वो कह रहा होता है कि अब नई दुनिया में आने वाले हम लोग। इधर से एमा भी कह रही होती है कि हम लोग फाइनल बैटल के लिए अब तैयार होने वाले हैं, हिगान तैयार हो जा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जोसेफ जो होता है वो कहता है कि हम नई दुनिया में टेक्नोलॉजी के बेस में हम आने वाले हैं। तो वहाँ का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता है उससे वो बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि किस तरीके से मैं दुनिया को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, लोगों को फिर से एक और कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, कार्बन को ख़त्म करना चाहता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग को, ये सबको बता रहा होता है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी होता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तेरे साथ कोई साइन नहीं करेगा, लेकिन उसने साइन भी करवा लिए होते धोखे से। तो वो कह रहा होता है कि मैं तेरे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता। इधर से एमा और हिगान जो होते हैं वो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकल चुके होते हैं। इधर से माइक और जैसन जो होते हैं वो अभी भी फंसे होते हैं उसी के अंदर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एमा और जो हिगान होते हैं उन लोगों का अगला मिशन आ चुका होता है। उन लोगों का मिशन होता है कि ऊर्जा के अंदर इन्वेड करने का या फिर वहाँ से बाहर निकलने का, कि वहाँ पर पता न चले। तो वहाँ पर वो सब कुछ शट डाउन कर देते हैं और शट डाउन करते ही वो वहाँ से बहुत ही तेज़ी से निकलते हैं। तो जो इनके पीछे ड्रोन वोन लगे तो कोई भी कुछ नहीं लग पाता और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रिमोट एरिया की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है नहीं। इधर से जो हिगान होता है वो अपनी बीवी बच्चों की मौत को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक गियर होता है जो कि फाइट कर रहा होता है कहीं पे और सारे बंदों को कत्ल कर रहा होता है। तभी उधर से कॉल करके उससे बात किया जा रहा होता है कि तू आ रहा है क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो लिल था वो तो मारा जा चुका है और एमा जहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए आई हुई थी तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो जाती है जो कि है बिग डी। और यहाँ पर वो एमा को खत्म करने वाला ही होता है, लेकिन तब तक हिगान की एंट्री हो जाती है। हिगान और इसके बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हिगान जो है वो तो क्लोज कॉम्बैट फाइटर है, लेकिन ये लॉन्ग रेंज और मिड रेंज फाइटर है। ये दूर से ही अपने इलेक्ट्रिसिटी से कैटरपिलर बनाकर उनके सब लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है और एमा और इन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है फाइट करने में। लेकिन हिगान जो होता है वो फिर भी क्लोज कॉम्बैट फाइट कर करके उसको बंदे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसको ब्रूटली टॉर्चर कर रहे होते हैं। लेकिन वो बंदा काफ़ी ज़्यादा तेज है, इन दोनों को चकमा दे के वहाँ से निकल जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये दोनों फिर से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर एमा जो होती है वो अभी भी उससे माफ़ी मांग रही होती है उसकी बीवी बच्चों को ना बचाने के ऊपर, लेकिन वो कहता है कि अब कोई बात नहीं। इधर से हम लोग देखते हैं कि माइक वगैरह को भी इन लोगों का लोकेशन मिल चुका होता है कि वो लोग वहाँ पर मिलने जाएँ। तभी माइक याद कर रहा होता है कि एमा के साथ उसने कितने अच्छे पल बिताए थे, जिसके अंदर वो दारू वारू पीते थे। बस इतना मैं स्किप कर रहा हूँ। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग पहुंच चुके होते हैं हिगान और एमा के पास। माइक जो होता है वो जाते ही मिलता है तो वहाँ पर वो एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉय करने के बाद वहाँ पर लड़ाई हो जाती है तो वो भागने की कोशिश करता है माइक, लेकिन उसको चोट पहुंच जाती है। फिर बताया जाता है माइक की तरफ से कि उसकी बेटा और बेटी खत्म हो चुके हैं, मतलब बच्चे खत्म हो चुके हैं। तो इधर से एमा को काफ़ी दुख होता है उस चीज़ को लेकर, लेकिन वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों को आगे चल के फाइट करने के लिए तैयार होना होगा। इधर से हिगान भी कहता है कि वो आने वाला है दोबारा से। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हिगान के सूट को चार्ज किया जा रहा होता है और इधर से माइक जो एमा से बात कर रहा होता है जिसके अंदर वो सब कुछ पूछता है उससे, तो वो बता देती है सब कुछ कि मैं डबल एजेंट हूँ वगैरह वगैरह, मैं ऐसे काम करती हूँ। इधर से सीन आता है यमाची की तरफ और जोसेफ की तरफ, जिसके अंदर जो जोसेफ होता है वो यमाची को धमकाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यमाची जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे पता है ना मैं कौन हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तक तेरा एक भी एसोसिएशन उसको ख़त्म नहीं कर पाया है, वो मुसीबत बनते जा रहे हैं मेरे लिए। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो वो बंदे को मैं बुलाने वाला हूँ, द रिपर को। अब फाइनली रिपर आने वाला है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है हिगान जो होता है वो एमा से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगला मिशन हमारा कहाँ पर होने वाला है। तो कहते हैं कि अगला मिशन हमारा होने वाला है क्लब के अंदर, तो हमें पहले वहाँ जाना होगा। तो वो लोग क्लब के लिए निकल जाते हैं। इधर से जो जोसेफ होता है वो बात कर रहा होता है अभी भी इन्वेस्टर से, और इन्वेस्टर जो होते हैं वो साथ में बात नहीं कर रहे होते, काफ़ी रूड तरीके से। तो वो कहता है कि ओए बच्चे, तुझे रूड तरीके से बात नहीं, अच्छे तरीके से बात करना सीखना चाहिए। इतने में जोसेफ को गुस्सा आ जाता है तो वो कॉल कर देता है बिग डी के पास, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अच्छा उन लोगों का कुछ काम किया तूने नहीं किया। तो कहता है कि बॉस 2 मिनट रुकिए, बस बाल कटवा रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ मैं वहाँ पर। इधर से रिपर भी जो होता है वो भी निकल चुका होता है और उसको उसका सूट दिखाया जा रहा होता है जो कि काफ़ी कूल लग रहा होता है। इधर से हिगान वगैरह ये लोग सब निकल रहे होते हैं क्लब की तरफ। एमा जो होती है वो बात कर ही रही होती है कि हमें क्लब में जाके वहाँ पर थोड़ी बहुत छानबीन करनी होगी और कुछ पूछताछ भी करनी है, और वहाँ पर हमें बेस बना के हैकिंग भी करनी होगी। और जैसे ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब तक उनके सामने एक और गियर आके गिरता है जो कि होता है बिग डी का। हिगान उसे देखते ही तुरंत वहाँ से निकल जाता है अपने गियर को लेकर फाइट करने के लिए।
इधर से जो जोसेफ होता है वो देख रहा होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन तभी इनकी गाड़ी के ऊपर हमला होना स्टार्ट हो जाता है एम्मा वगैरह की, और बहुत बुरी तरीके से। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुछ बंदे गोलीबारी भी करते हैं। माइक भी आके बचाने की कोशिश करता है, लेकिन माइक को भी गोली लग जाती है। एम्मा जो होती है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। उधर से बिग डी जो होता है वो हिगान के साथ फाइट कर रहा होता है। दोनों की क्लोज कॉम्बैट फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। ऊजा कंपनी की मिलिट्री के काफी सारे बंदे आ जाते हैं माइक वगैरह को खत्म करने के लिए, और यहाँ पर इन लोगों ने टारगेट वगैरह भी कर लिया होता है। इधर से जोसेफ भी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब खेल खत्म हुआ। तब तक जो एम्मा होती है वो भी फाइट करना स्टार्ट कर देती है और गोलियां मारना स्टार्ट कर देती है। इधर से माइक वगैरह और एम्मा वगैरह बहुत ज्यादा गोलियां बरसा रहे होते हैं। उन्होंने लगभग सारे बंदों को खत्म कर दिया होता है। तो भी इधर से सीन आता है हिगान की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो बिग डी होता है वो हमले पे हमले कर रहा होता है, लेकिन तभी हिगान जो होता है उसके अंदर तलवार घुसेड़ के सीने में आर पार कर देता है। वो कहता है कि तू तो काफी अच्छा फाइटर है, लेकिन तेरे के अंदर रहम नहीं है। तो कहता है कि रहम ये क्या होता है, ले एक और तलवार घुसेड़ के सीधा अंदर की तरफ घुसेड़ना स्टार्ट कर देता है। तब तक एम्मा जो होती है वो कह रही होती है कि अब इससे राजू को लवाएंगे, लेकिन तभी हमें देखने मिलता है उसका सूट चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से एम्मा को पता चल जाता है क्या होने वाला है। तभी वो हमें देखने मिलता है कि एम्मा सारे बंदों के ऊपर गियर्स लगा देती है, जिससे कि सारे बंदे जो होते हैं वो सुरक्षित रहे, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बूम। इधर से जोसेफ को लगता है कि मैंने 5 बंदों को खत्म कर दिया, लेकिन पता क्या चलता है कि जो बिग डी है वो तो राख बन के उड़ चुका है, और इधर से पता चलता है जो एम्मा है वो डाउन हो चुकी है। अब एम्मा का असली चेहरा भी सामने आ चुका है, क्योंकि उसका जो फेक मार्क्स वाली टेक्नोलॉजी थी वो खत्म हो चुकी है। असली मार्क्स देखते ही, चेहरा उसका देखते ही जो माइक होता है वो कह रहा होता है कि तू कितनी खूबसूरत है, मुझको याद है कि तू किस तरीके से बेबी वाला गाना मेरे साथ कहा देती गलब के अंदर। अब वो याद करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना हिगान, मैं तुझे बचा नहीं पाई और ना ही तेरी बीबी को। तो वो कहता है कि तू अभी भी ये सब याद कर रही है। तो कहता है कि हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो खत्म हो जाती है। इधर से माइक और हिगान जो होते हैं उसको दफना देते हैं वहाँ पर, और जो बाकी सबूत होते हैं वहाँ पर उनको जला के राख कर देते हैं। और इधर से रिपर कह रहा होता है कि अब आ जा तू। इधर से सीन बदलता, हम देख एक बच्चे को जो कि कमरे के अंदर होता है और उसके सामने बहुत सारे बंदे होते हैं और उसकी थूथ पीटी होती है। तभी एक बंदा जो होता है वो आके उनको गालियां बकना स्टार्ट कर देता है, तो वो उसके हाथ को काट लेता है और बुरी तरीके से। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तब तक गोलियां वोलियां चढ़ती है, बंदे वरते कत्ल वत्ल होना स्टार्ट हो जाता है चक्कू पक्कू से। अब पता चलता है कि ये निंजास का काम था, जिसमें यमाची भी था। और इधर से ये लड़का जो होता है वो भाई मरे हुए बंदों को मारे जा रहा होता है, और जैसे ही यमाची उसको पकड़ता है तो वो यमाची के ऊपर भी हमला करता है। वो कहता है कि ये सब जज्बा तुझे एक जगह पर दिखाना चाहिए, और उस बंदे को लेके आ चुका होता है वो अकेडमी के अंदर। और इधर से रिपर जो होता है वो तैयार हो चुका होता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो माइक होता है वो प्रे करना स्टार्ट कर देता है एम्मा के लिए, और यहाँ पर हिगान भी कह रहा होता है कि वो काफ़ी अच्छी जगह पर जा चुकी है, अब हम लोगों को इस लोगों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसकी बॉडी दफन है काफ़ी अच्छी जगह पर, कोई इसकी बॉडी को परेशान भी नहीं करेगा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जॉयसन जो होता है वो अपने काम में लगा होता है और वो न्यूज़ पर देख रहा होता है, और न्यूज़ में पता चलता है कि इन चारों बंदों को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है अब ऊजा की तरफ से। और ऊजा जो है वो पावरफुल है, उसने मिलिट्री और मीडिया सब खरीद रखा है, तो भाई इसने मीडिया के ऊपर चला दिया, तो सारे लोग अभी इसे टेररिस्ट समझ रहे हैं। FBI वगैरह सब लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं अब। इधर से वो कह रहा होता है कि देखा, इसको कहते हैं पावर ऑफ मनी। इधर से यमाजी भी जो होता है वो सीरियसली इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है। इधर से माइक जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, क्लोज रिलेशन वाले बंदे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ इस चीज़ के बारे में। जैसन को डर लग रहा होता है, हिगान को नहीं, क्योंकि हिगान तो वैसे भी कतरा आदमी है। इधर से हमें देखने मिलता है रिपर, जिसके अंदर फिर पास्ट में हमें देखने के लिए मिलता है कि इधर से जैन को लेकर आया होता है, जो कि फ्यूचर में जाकर रिपर बनता है। यही बंदा होता है, हमें देखने मिलता है ये बंदों को ब्रूटली मार रहा होता है जब तक बंदे मर ना जाए, लेकिन हिगान जो होता है उसको रोकने की कोशिश करता है। तभी तक इधर से जो सारा होती है वो कह रही होती है कि निंजा केवल एक ही तरीके से जीत कर और डिसाइड करते हैं, वो है फाइट। और दोनों में फाइट होती है, शाम हो जाती है, दोनों एकदम इक्वल होते हैं फाइटिंग में। लेकिन इधर से रिपर जो होता है वो किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होता, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि वो कौवों के साथ फ्रेंडली होता है काफी। तो सारा जो होती है वो कह रही होती है कि जब तू कौवों के साथ फ्रेंडली हो सकता है तो इंसानों के साथ भी हो सकता है, तो तू हमारे साथ क्यों नहीं होता। इधर के बाद रिपर जो होता है वो नोटिस करना स्टार्ट कर देता है हिगान को, सारा को, और फिर इन लोगों को साथ में मिशंस में मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर पूरी की पूरी एक मिलिट्री को खत्म करना था इन तीनों बंदों को मिलकर। ये तीनों बंदों को मिलकर खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत बुरी तरीके से। लेकिन तभी इन पीछे से काफी सारी रीइंफोर्स आ जाती है, और यहाँ पर जो जैन होता है मतलब रिपर, वो कह रहा होता है कि तुम लोग निकलो, मैं अकेला फाइट करूंगा। अब वो अकेला फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, और अकेला फाइट करता है तभी और भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर वो सरेंडर कर देता है। लेकिन जैसे ही वो आंखें नीचे करके आंखें खोलता है तो सामने पता चलता है कि बम बारूद फट रहे होते धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्योंकि माइक और हिगान इसको छोड़ के नहीं गए होते, सारे बंदों को कतरे आम की तरह, भाई गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं। इधर से ये भी जज्बे में आ जाता है और दोनों के दोनों मिलकर बंदों को धड़ धड़ कर रहे होते हैं। ये होता है इनका टेस्ट, और टेस्ट में ये लोग पास हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो रिपर होता है वो कह रहा होता है कि तूने मेरी जान क्यों बचाई। तो कहते हैं कि केवल देख, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में मिलकर काम करें, हम दोनों साथ में होंगे तो हम किसी को भी खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों जो होते हैं इस चीज़ के ऊपर तैयार हो जाते हैं, और तीनों का एक ग्रुप बन जाता है, जो कि ये होता है एलिट ग्रुप।
लेकिन पता क्या चलता है कि जब इन दोनों के बीच में वो हो चुका है, जिसकी वजह से रिपर को गुस्सा आता है, क्योंकि इसने कोड ब्रेक किया। इसलिए नहीं कि वो सारा से प्यार करता था, बस इसलिए क्योंकि उसने दोस्ती के ऊपर खलल किया है। इस वजह से ये इनका दुश्मन बन जाता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इन दोनों के दोनों उसके सामने से चले जाते हैं और इनकी दोस्ती टूट जाती है। इधर से पता चलता है कि रिपर ने कॉल किया था हिगान को यहाँ पर फाइट करने के लिए, और हिगान जो होता है वो पहुंच चुका होता है फाइट करने के लिए रिपर से, और रिपर भी अपने गियर के अंदर। इधर से जो माइक होता है वो पहुंच चुका होता है एक FBI के लीडर से बात करने के लिए, लेकिन वो कह रहा होता है कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, तुझे समझ में आना चाहिए। लेकिन इधर से वो कहता है कि मैं कॉल कर रहा हूँ, और वो कॉल कर देता पुलिस वालों को माइक को पकड़ने के लिए। वो कह रहा होता है कि तू बेवकूफ़ हो चुका है क्या, और यहाँ से माइक निकल जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हिगान वर्सेस रिपर की फाइट चालू हो चुकी हो, जिसके अंदर भाई क्लोज कॉम्बैट फाइट चल रही है। दोनों के दोनों निंजा हैं, तो लात घुसे ऊपर नीचे हाथ पाँव डाउन। भाई सही बताऊँ, इससे अच्छी फाइट मैंने अभी तक नहीं देखी। क्लोज कॉम्बैट वाली फाइट मैंने आज तक इससे अच्छी तो नहीं देखी अभी तक। तभी इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारा और वही पुरानी बात में, जिसके अंदर यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा था यामाची की तरफ से, और यहाँ पर बताया जा रहा था कि यामाची हमारे ऊपर कंट्रोल कर लेगा, तो तू बता रिपर हमारे साथ है कि नहीं। रिपर मानता नहीं है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इतना तगड़ा पंच होता है दोनों के बीच में, जिससे कि दोनों के गियर टूट जाते हैं, और फिर अब दोनों अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई इतनी मस्त फाइट चल रही होती है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम लोग जाके देखना तो काफी मजा आएगा। तभी यहाँ पर जो रिपर होता है वो ठंडक लैब सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर उसकी स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड की जैसी हो जाती है, और भाई हिगान में धला धगो से उड़ा उड़ा कर मार रहा होता है। तभी वो कहता है सीक्रेट टेक्निक द सेंसरी, मतलब कि उसके जो सेंसेस हैं पांचों वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी। और जैसे ही ऐसा होता है तो रिपर का एक पंच भी लैंड नहीं हो रहा होता, उल्टा हिगान एक एक घूसे में बंदे को दीवार तक कूद चढ़ देता है, और वो बहुत ही ज्यादा पीट रहा होता है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों अपने सीक्रेट आर्ट को कैंसिल कर जाते हैं। और जैसे कैंसिल होता है हमें देखने मिलता है रिपर का चेहरा जल चुका है, जो कि पहले नहीं था, और वो जलाया गया होता है इन लोगों को छोड़ने की वजह से। वाओ। और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, तलवार को पे ऊपर तलवार से दोनों के दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन हिगान जो होता है वो काफी ताकतवर होता है, लेकिन रिपर भी टेक्निक में कमजोर नहीं होता। लेकिन इधर से हिगान के कंधे वंधे तोड़ दिए होते हैं रिपर ने, और आखिर में फाइट करना होता है, और लड़ा लत घुसी बाजी रहा होता है। इधर से वो कह रहा होता है कि मैंने तुझे दोस्त समझा था, लेकिन तू गद्दार निकला, और हिगान को मारते मारते मुंह के बल करते हुए जमीन में गाड़ देता, और फिर भाग कर जाता और उसके सीने में आर पार कर देता तलवार को। तो वो कह रहा होता कि तूने मुझे दोस्त समझा था तो तू मेरी बात को भी समझ सकता है, तुझे पता भी है उन लोगों ने क्या किया, मेरे हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। तो वह कहता है कि तूने कोड ब्रेक किया है, तो तेरे साथ जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आखिर में वो रिपर को मार के पीछे की तरफ फेंक देता और कह रहा होता कि तू समझ नहीं पाया मेरे दोस्त। इधर से हम लोग देखते हैं जेसन ने जो होता है वो एक्सेस पा लिया होता है, और इधर से माइक वाइक के भी पास भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ चुकी होती है, क्योंकि अब उनको एक्सेस मिल चुका है उज़ा का। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे एक्सेस मिलता है तो इधर से जोसेफ का दिमाग खराब हो जाता है, और वो कह रहा होता है यामाची से कि जल्दी से जल्द कुछ करो, वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कह रहा होता है क्या, तो वो कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। और पीछे से हम लोग देखने मिलता है कि यामाची के पास इसने असिस्टेंट भेज दिए होते हैं यामाची को खत्म करने के लिए। काफ़ी सारे पुलिस वाले घुस चुके होते हैं और गोलियां बरसानी स्टार्ट हो देते हैं, और वो कहते हैं कि यामाची टाइम ओवर, और धड़ धड़ गोलियां 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 गोलियां। इधर से हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सारे बंदे यहाँ पर देखने मिलता है ब्लास्ट ब्लास्ट करते तो बहुत बुरी तरीके से सब कुछ टूट जाता है। तभी अचानक से बहुत बड़ी चीज टूट के निकलती है, और कॉल आता है फिर से जोसेफ के पास, और वो कहता है कि बच्चे तुझे पता है ना मैं निंजा का मास्टर हूँ, अब तू मरने वाला है। और जैसे ही वो अपने निंजा आर्मी को लेके वो घुस जाता है ऊजा के अंदर, इधर से वो कह रहा होता है कि मुझे प्रोटेक्ट करो। यहाँ पर भाई अनगिनत बंदों को मार दिया जाता है निंजा असिस्टेंट की तरफ से, और 4 बंदे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, चारों बंदों को चीड़ फाड़ के फेंक दिया जाता है। तब तक यहाँ पर डेली आ जाती है, और डेली जो होती है वो उसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, और उसको लेकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि माइक वगैरह भी जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं अपने मिशन के लिए। इधर से इसको लेके जाया जा रहा होता है, और जैसे ही वो जाया जा रहा होता है तो यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आते हैं। तो इधर से जोसेफ भी गोलियां बरसा रहा होता है, और सारे बंदों को इधर से डेली मार रही होती है। डेली काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। इधर से यामाची जो होता है वो कह रहा होता है कि डेली मैंने तुझे बोला था ना इसकी प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसे ख़त्म कर डाल। तो इधर से डेली कहती है कि मुझे माफ़ कर देना जोसेफ, और जोसेफ का गला पकड़ती है और दीवार से बाहर फेंक के मारती है शीशे में से। जैसे वो गिरने वाली होती है तभी वो पीछे की तरफ देखता है, तो देखने के लिए मिलता है कि वो प्लेन से पकड़ के वहाँ से निकल चुका होता है, मतलब डेली ने धोखा दिया है यामाची को। इधर से हिगान को भी होश आता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कारागी जो होता है वो वापस आ चुका होता है और उसने इलाज किया होता है। इधर से रिपर जो होता है वो याद कर रहा होता है किस तरीके से यामाची ने उससे बोला था कि इसको खत्म करने के लिए, लेकिन इधर से रिपर जो होता है वो पिट पिटा के वहां से निकल चुका होता है, और वो कह रहा होता है कि ये क्या जिंदगी बीत रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, मेरा बचपन इतना खराब रहा, लेकिन जब मैं दोस्त बनाए तो उन्होंने भी मुझे अलग कर दिया, मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। और वो भाई गुस्से में पागल हो रहा होता है। दूसरी तरफ जो कारागी होता है वो कह रहा होता है कि मैंने तुझे फिर से बचा लिया। इधर से हिगान जो होता है वो कह रहा होता है कि आप मुझे बार बार क्यों बचा रहे हैं, मुझे बताओगे। तो भी वो कहता है कि ठीक है सीक्रेट आर्ट, और हमें पता चलता है कि ये इनका मास्टर है जो यामाची से पहले लीडर था। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि यामाची जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है दिल्ली के ऊपर, और दिल्ली जो होती है वो अटैक करना स्टार्ट कर देती है।
इधर से बताया जा रहा था जोसेफ की तरफ से कि तुझे मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए बोला गया है। पहले तू नेवी के अंदर थी, फिर मिलिट्री के अंदर थी, तो असिस्टेंस भी है, निंजा भी है, तो तुझे अब मेरी बॉडीगार्ड करने के लिए कहा गया है, तो मुझे प्रोटेक्ट करना। और वही काम करते हैं। इधर से यामाची के सारे बंदे जो होते हैं वो डीले के ऊपर कूद पड़ते हैं, लेकिन इधर से हमें देखने को मिलता है डीले जो होती है वो अकेली सिंगल हैंडली सारे बंदों को संभाल रही होती है। लेकिन तभी यामाची कहता है कि बाप बाप होता और धड़ाधड़ लात घूसे बजा के हमें देखने के लिए मिलता है कि यामाची जो होता है वो गेयर के अंदर निकलता है और इधर से उसकी लाश बना देता है। इधर से चारों तरफ जो सीक्रेट बैरियर होते हैं वो सारे बैरियर टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लास्ट होते हैं, सब चीजें टूट जाती हैं। इधर से डीले मर चुकी होती है, जोसेफ देख रहा होता है, हीगान जो होता है वो बैठा होता है और काराकी जो होता है वो सारी चीजें बता रहा होता है कि किस तरीके से सब कुछ हुआ। ये उस समय की बात है जब यामाची मेरे साथ ही था। हम लोग आराम से इंशेंट अपने कोड्स के साथ काम कर रहे थे। कोड तोड़ना जैसे कि बहुत बुरी चीज़ थी, लेकिन मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं चाहता था कि कोड्स को भी आगे बढ़ के कुछ रखा जाए। मुझे तेरे बीवी और बच्चे के बारे में पता चल गया था कि तुम दोनों ने क्या करके बच्चा पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उस चीज़ के ऊपर भी कुछ नहीं किया। लेकिन इधर से यामाची जो था वो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे एंशिएंट कोड्स को लेके चलना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे एंशिएंट कोड को बदला जाए, लेकिन मैं उनको बदल नहीं पाया क्योंकि मैं भी उनसे बाउंड था। तो लेकिन यामाची को मैं कंट्रोल में करना चाहता था, लेकिन आखिरकार यामाची ने कत्ल आम करना स्टार्ट कर दिया। और फिर तुम लोगों को पता ही है कि उसने क्या किया। तो वो कहता है कि तुम कैसे बच गए फिर मालिक? तो वो कहते हैं मास्टर तो मास्टर होता है, बच ही जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि माइक को पकड़ लिया गया होता है डिटेक्टिव के द्वारा, और एफबीआई का जो उसका फ्रेंड होता है वो उससे पूछताछ कर रहा होता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ बता। तो वो कहता है कि मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि तू कैमरे को बंद करवाए। तो वो कहता है क्या मतलब है तेरा, कैमरे को बंद करवाए? तो कहता है कि हाँ, मैं ऐसी बात करने वाला हूँ जो कि मैं नहीं चाहता कि कैमरे पर कोई सुने। कैमरा बंद करवा दिया जाता है। तो वो कहता है कि अब हम लोग पिछली बार की तरह करते हैं, और भाई दोनों के बीच में फाइट होने स्टार्ट होते हैं, लात घूसे बजा रहे होते हैं। इधर से यामाची जो होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी उस जोसेफ को ढूंढो और खेल खत्म करो। पूरे के पूरे मीडिया के अंदर पता चल रहा होता है कि जोसेफ के साथ क्या हो रहा है, जोसेफ के पीछे अब क्रिमिनल लग चुके हैं। इधर से हम देखते हैं कि इसको छोड़ दिया गया और दोनों के दोनों मिलकर अब काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जोसेफ ने जो है वो दे दिया है चेतावनी की वो सारे के सारे प्लांट्स को फोड़ने वाला है। इधर से यामाची ने बोल दिया है कि पूरी पूरी दुनिया को इन्वेड करने के लिए, पूरे जापान को कंट्रोल करने में। तो उसने अपने सारे गियर्स पहना दिए होते बंदों को और कह दिया होता कि सब लोग छूट है, अब तुम जाके कत्ल आम करना स्टार्ट कर दो। इधर से सारे बंदे कत्ल आम करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हीगान निकल चुका होता है फाइट करने के लिए। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो माइक होता है वो कॉल करता है अपने एफबीआई फ्रेंड से और कह रहा होता है कि कैसा चल रहा है सब कुछ ट्रैकिंग। तो कह रहा होता है कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मच चुकी है, जैसन भी काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जो मिनिस्टर थे सब लोगों को ऊपर कब्जा कर चुके हैं समुराइज के गियर्स वाले निंजास। और इधर से ये हमें पता चला ये है यामाची, और ये जो है वो करना चाहता है दुनिया को कंट्रोल, और जो शेडो में हम निंजास काम करना चाहते थे उसको ये उजागर करके दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। इधर से हीगान जो होता है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है अपने गियर के साथ। इधर से बताया जा रहा होता है किस तरीके से सब कुछ एक्सेस करना पड़ेगा अगर जोसेफ का काम फ्लॉप करना है, क्योंकि जो जोसेफ है वो पूरी दुनिया के अंदर ब्लास्ट करने वाला है, मतलब अपने सारे पावर प्लांट को फाड़ने वाला है। इधर से माइक जो होता है वो जा रहा होता है जोसेफ को पकड़ने के लिए। यहाँ पर जोसेफ को वो धमका रहा होता है और कह रहा होता है कि बटन दबाते ही खेल खत्म। तो जैसे ही वो बटन दबाता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, क्योंकि पता चलता है कि इसके बाप जेसन ने पहले एक्सेस कर लिया था ये सारी चीज़ को। इधर से जो जोसेफ होता है वो डर के भागना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो किसी तरीके का फाइटर थोड़ी है, बस वो दिमाग से तेज है। इधर से माइक जो होता है बहुत तेजी से भागता है, उसके मुंह पर धैला से वो कह रहा था कि तू मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, मैं थोड़ी देर में छूट जाऊंगा। उसके माथे पे गोली लगता है और गोली चला देता है। इधर से सीन आता है हीगान की तरफ, जिसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है हीगान जो होता है वो पहुंच चुका होता है यामाची के पास, और यामाची जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे चेहरे वापस आ जा वरना मौत के घाट उतार दूंगा। वो कहता है कि तुझे तो उतारूंगा जरूर। अब दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, दोनों के बीच में काफी अच्छी ब्रूटल फाइट हो रही होती है। लेकिन हमें पता क्या चलता है कि यामाची जो है वो हीगान के बराबर ही है ऑलमोस्ट, मतलब मेरे को तो लगा था ये मास्टर है तो थोड़ा ताकतवर होगा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें क्या पता चलता है कि वो टेक्निक और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तेज है। तो वहाँ पर वो बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, लेकिन पता क्या चलता है कि यहाँ पर तभी रीपर आके बचा लेता है हीगान को, और दोनों के दोनों मिलकर अब यामाची से फाइट करना स्टार्ट कर दिए हैं। हीगान और ये दोनों एक हो चुके हैं, इधर से फाइट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जो यामाची होता है वो एक बहुत ब्रूटल अटैक करता है हीगान के ऊपर, और हीगान जो होता है वो दिखता रह जाता है और उसके आर पार हो जाती है वो तलवार। वो सोच रहा होता है किस तरीके से वो रिपर के साथ रहता था और फिर अपने दोस्तों के साथ रहता था, उसके बच्चों को मार दिया गया, इसकी बीबी को खत्म कर दिया गया और इसकी दोस्ती टूट गई और सब कुछ ये। अब पता चलता है कि रिपर ने अपने हाथ को गवा चुका है इस फाइट के अंदर, अब उसका एक हाथ कट चुका होता है। इधर से जो रिपर होता है वो अभी भी फाइट के अंदर है, लेकिन अब इधर से हीगान का गुस्सा काफी ज्यादा आसमान पे चढ़ चुका है, उसका दिमाग गर्म हो चुका है। इधर से यामाची जो होता है वो नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है जो कि सीक्रेट आर्ट वाली होती है। इधर से पता चलता है कि जितने भी निंजास हैं सब लोग अभी भी कंट्रोल में कर रहे हैं पूरी गवर्नमेंट को। इधर से अभी वो याद कर रहा है हीगान कि किस तरीके से उसकी बीबी सारा ने बोला था कि इसको बचाने के लिए और सारे लोगों को बचाने के लिए। तभी वो कहता है कि अब मुझे इस्तेमाल करना होगा सीक्रेट आर्ट थंडर क्लैप,
और उसका सूट चेंज हो जाता है। और भाई वो ठंडक क्लैप मतलब कि रिपर की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो कह रहा था कि इतनी कमाल के तरीके से, अब बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है। और वो भाई तलवार पर तलवार चलाया जा रहा होता है, मारे जा रहा होता है, पीटे जा रहा होता है, उछाल उछाल के पीट रहा होता है। इधर से यमाची कह रहा होता कि तू मुझे फिर भी खत्म नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरी पूरी मिलिट्री फेल चुकी है। तो कह रहा होता कि बस यही बात है, हमने खेल खत्म कर चुके हैं। और भाई हमें पता क्या चलता है कि बाकी जो असिस्टेंट से उन लोगों ने उन गेयर्स को बेकाबू कर दिया होता है, बंद कर दिया होता है। दूसरी तरफ से इधर से वो कह रहा था कि दुनिया को उससे अच्छा बनाने के लिए मुझे करना ही होगा, क्योंकि जो यमाची है इसने वर्ल्ड वॉर देखी हुई है, इस वजह से इसे गुस्सा आ रहा होता है। और पता क्या चलता है कि हीगान ने उसको चीड़ फाड़ के फेंक दिया होता है और यहाँ पर वो मरा पड़ा होता, मतलब आधा मरा हुआ। इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं जोसेफ को मारा नहीं गया था, उसको पकड़ लिया गया था, लेकिन उसके कान पर गोली मार देते जिसकी वजह से इसकी टट्टी निकल गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो माइक होता है वो कॉल करता है अपने दोस्त को और कह रहा होता है कि जैसन तूने बहुत अच्छा काम किया। इधर से हम लोग देखने को मिलता है जो रिपर होता है वो अपने आप को तलवार मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी हीगान आ जाता है, यहाँ पर बचा लेता है और कहता है कि बेशक हमारी दोस्ती टूट गई थी और हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी हम नई शुरुआत कर सकते हैं, हमें नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। इधर से रिपर भी कहता है कि तू सही कह रहा है। और इधर से हीगान जो होता है वो अपनी बाइक लेकर निकल चुका होता है और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।